सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच के प्रश्नावली 14.3 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.3 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। इसका तात्पर्य ये है, इससे जो पहले प्रश्नावली 14.1 एवं 14.2 के प्रश्नों का वीडियो बन चुका है, साथ ही साथ अन्य अध्यायों के भी वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। एक एक प्रश्न को बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, और ये पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। क्या होता है, जैसा हमारा पाठ का नाम है गणितीय कथनों की जांच। जैसे मैं एक सिंपल सा भाषा में लेता हूं, कथन माने एक जानकारी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश बच्चा जानता है। ये एक कथन है। इस कथन को हम सिद्ध करके पढ़ते हैं कि भैया होता है तो किस प्रकार से होता है, तो उसका एक प्रॉपर एक तरीका होता है, जिसको बोलते हैं उपपत्ति, मतलब उसको प्रमाणित करना। लेकिन कुछ ऐसे कथन होते हैं जिन इसको बोलते हैं निगमन विधि, मतलब उसकी उत्पत्ति की जाती है, निगमित की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कथन हो जाते हैं जिनका तार्किक रूप से ही, तर्क के रूप में ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनको हमको निगमन नहीं कर सकते, उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते, उसे हमें विरोधाभास रूप में प्रकट करना होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसको जब हम सिद्ध करेंगे तो उसको सिद्ध करने का तरीका ही अलग है। उसे बोलते हैं कंट्रापोजिटिव या कंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में प्रतिधनात्मक या विरोधाभास विधि कहा जाता है। मतलब पहले हम उसे मानेंगे, ठीक है भैया, बोलेंगे आप परिमेय संख्या हो, हम मान लिए आप परिमेय संख्या, लेकिन आपकी कुछ सीमाएं हैं। आप इसी सेवा शर्त पे परिमेय संख्या बन सकते हो। फिर धीरे 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 कथनों में उसको बुनते हुए हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि जिस कथन या शर्त, जिस सेवा शर्त के आधार पे उसको हमने परिमेय संख्या का दर्जा दिया है, उसमें वो खरा नहीं उतर पा रहा है। समझ गए बात को? खरा उतर नहीं पा रहा है, तो जो हम परिमेय संख्या का दर्जा दे रहे थे वह उसके लायक नहीं है, अर्थात वह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए वो क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार पहले हाँ बोल देते हैं, उसके पश्चात उसमें विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, फिर उसको सिद्ध करते हैं। इसीलिए इसका नाम है विरोधाभास या प्रतिधनात्मक विधि। वही विधि का प्रयोग हम करेंगे और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर बढ़ जाता हूं। प्रश्नावली 14.3 हमें कह रही है कि सिद्ध करें कि n बहुभुज, जहां n बड़ा या बराबर है 3 के, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है बोल रहा है। वही तो प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है।
सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। मैं प्रश्न को चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ, ये अंतः कोण का योग, उनके अंतः कोण का योग बोल रहा है। कितना दिया है? 180 एन 180 रेट 360 बटा एन है। ठीक, ये हमको क्या करना है भैया? सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं इसे, कैसे सिद्ध करना है। इस जो हमारा कथन है उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो ठीक, चलिए मैं यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले इसके लिए कुछ निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे आप। जैसे कि हम मान जानते हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। ठीक, तो कितना त्रिभुज बन रहा है? जितना भुजा है उसमें 2 कम कर देंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है मेरे पास। अगर मैं 4 भुजा ले लेता हूं तो जब भुजा 4 लेते हैं तो मेरे पास त्रिभुज कितना बनेगा? 4 ऋण 2 माने 2 त्रिभुज बनेगा। यदि मैं भुजा को 5 ले लेता हूं तो 5 भुजा में 5 ऋण 2 अर्थात 3 त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार मैं भुजा को बढ़ाते बढ़ाते यदि n भुजा ले लेता हूं तो कुल कितने त्रिभुज होंगे? n ऋण 2 त्रिभुज। तो उसी को लिखना है हमें। ठीक है, n भुजा वाले बहुभुज के लिए त्रिभुजों की संख्या बराबर n ऋण 2। और ये n ऋण 2 कैसे आ रहा है आप समझ रहे होंगे। स्पष्ट हो गई बात। अब मेरे को लिखना है एक त्रिभुज में अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। मतलब जितने त्रिभुज बनेंगे उतना गुना उसका कुल क्या हो जाएगा? कोण का योग होगा। ठीक, अतः n ऋण 2 त्रिभुज के अंतः कोणों का योग एक के लिए 180 तो n ऋण 2 के लिए n ऋण 2 गुणित 180 हो गया। बात स्पष्ट हो गई। लेकिन हमको इस रूप में प्रदर्शित करना है तो चलिए मैं एक काम करता हूं, n दोनों में से बाहर निकालता हूं। तो जैसे ही n बाहर निकालूंगा, इसके पास तो n था इसलिए कुछ नहीं बचेगा, इसके पास n नहीं था लेकिन n जबरदस्ती बाहर निकला इसलिए आ जाएगा 2/n अगुणित में 180। अब 180 को अंदर गुणा कर दीजिए, n बाहर, एक का 180 के साथ गुणा हो गया 180 ऋण 2 गुणित 180 360 बटा n। तो ये हो गया मेरे पास n भुजा वाले बहुभुज के लिए कुल कोणों का योग। एक n भुजा वाले बहुभुज के कुल कोणों का योग n बड़ा ब्रैकेट 180 रेट 360 बटा n अंश होगा। क्लियर हो गया बात। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6 n धन 1 है। सिद्ध करें कि उस श्रेणी के पदों का योग
3 पी का वर्ग धन 4 पी है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक, माना कि यहां पर क्या दिया है देखो तो, 1 मिनट, ये पी के रूप में दिया है और एक एन के रूप में दिया है, ठीक है। तो यहां पर पी पदों का योग होगा। एक प्रिंट हो गया। चलिए, तो माना कि एक हमारे पास देख लीजिए एनवा पद का मान दे दिया गया है, तो चलिए माना के बजाय दिया गया है लिख लो, और यहां पर मैं पी पदों का योग, क्योंकि तो प्रश्न में पी है। ठीक, चलिए एनवा पद बराबर एन धन 1। ये एनवा का मान दिया है पहला पद, है ना। एन बराबर 1 रखोगे मतलब वो क्या देगा आपको, पहला पद देगा। 6 गुणित 1 धन 1 बराबर 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया 7। एन बराबर 2, दूसरा पद 6 गुणित 2 धन 1 बराबर 13। तो यहां से देखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर क्या होगा, दूसरा पद में पहला पद को घटा दो। ठीक, तो जो कि हमारा कितना आएगा 6। इन पदों का योग ये होता है n बटा 2, 2a घन n ऋण 1 गुणित d। p पदों का योग हमको चाहिए, ये आ गया p बटा 2, 2 गुणित a मतलब प्रथम पद धन n ऋण 1 के जगह क्या हो जाएगा p ऋण 1 गुणित d का मान आ गया है 6। तो ये आ गया p बटा 2, 2 सत्ते हो गया 14 ऋण 6, दोनों के साथ गुणा होगा तो आ गया 6 p ऋण 6। 14 में 6 चला गया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 p धन 8। ठीक, अब ये दोनों के साथ गुणा होगा तो p बटा 2 का गुणा होगा 6p के साथ धन p बटा 2 का गुणा होगा 8 के साथ। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया और ये आ गया 3p का वर्ग धन 4p। अतः सिद्ध हो गया हमारा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमने इसे क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया। पढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा अगला, सिद्ध करें कि किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणज होता है। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या, तो सम संख्या कौन होती है, जो 2 के गुणा में आए, तो इसीलिए हम मानेंगे माना कि 3 क्रमागत सम संख्याएं 2 के धन 2 और 2 के धन 4 हैं। मैं एक क्यों नहीं जोड़ा भैया, देखो अगर ये सम है तो अगला सम उससे 2 ज्यादा करोगे तो आएगा, और अगला सम उससे 2 ज्यादा करो या पहले से 4 ज्यादा करो, मतलब जो गेप है वो 2 2 का रहता है। क्लियर हो गया बात।
इसीलिए मैंने दो दो आगे बढ़ाता गया मैं, तो अगला मेरे को सम संख्या क्या हो जाएगा, प्राप्त होता चला गया, होता चला गया और होता चला गया। अब प्रश्न के अनुसार हमको तीनों का योग लेना है, तो सम संख्याओं का योग, चलिए जोड़ लेते हैं। दो के धन दो, धन दो के धन 4, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को जोड़ लिए। दो के कितना आ गया, ये 6 के, तो और 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ आप देखो 6 बाहर है, के धन 1, इस के धन 1 मतलब एक कोई, इसको हल करोगे तो एक नई राशि आएगी, चलिए उसे एम मान लेते हैं। बता देते हैं जहां एम के धन 1 है, ठीक, यहां पर लिखना है चूंकि सम संख्याओं का योग 6 के गुणा के रूप में है, अतः तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 6 का गुणा होगा, ठीक, बिल्कुल, मतलब 6 के गुणा के रूप में उसे दिखाना था। चलिए चौथा हमारे पास क्या बोल रहा है, जरा देखो। चौथा कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि 2 n धन 3 का वर्ग ऋण 2 n ऋण 3 का वर्ग का एक गुणनखंड 8 है, मतलब इसमें एक 8 भी हमको गुणा के रूप में मिलेगा। चलिए सिद्ध करते हैं, तो इसको हल करना पड़ेगा। 2 n धन 3 का वर्ग, या तो इसको अलग अलग कर लो, या a का वर्ग और b का वर्ग, यहां पर सूत्र लगा लो, ठीक, क्लियर हो गया। इस पूरे को ले लो a, इस पूरे को ले लो b, या फिर इसको अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a धन b पूरे का वर्ग, तो ये आ गया मेरा a का वर्ग, धन b का वर्ग, धन 2 गुणित a गुणित b, बीच में ऋण है तो ऋण रहे तो ब्रैकेट जरूर लगाना, a ऋण b का वर्ग, चलो ये वाला कर लगाता हूं, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 गुणित a गुणित b, अब ये ऋण है तो सभी का चिन्ह बदलेगा, 2 n का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि ये कटने वाला है। एक 2 गुणित 2n गुणित 3 ऋण, देखो सबका चिन्ह बदलेगा, ये धन था, ये ऋण आ जाएगा 2n का वर्ग, ऋण में आ जाएगा 3 वर्ग, ये ऋण का हुआ धन बन जाएगा 2 गुणित 2n ऋण 3, ये ऋण वाला ये धन वाला, ये धन वाला ये ऋण वाला। अब इन दोनों को देखो, एक ही चीज है जो 2 बार आई हुई है, मतलब 2 गुणा और 2 गुणित 2n गुणित 3, मतलब एक ही चीज 2 बार जुड़ रहा है, मतलब उसको 2 गुना लिख सकते हैं। इस पूरे वाले को एक नया संख्या मान लो,
ठीक, या फिर देखो यहाँ पर 2 दो दूने 4 दूने 8, गुणित में लिख दो 3n, ये n बचा है 3 बचा है, इस 3n को एक नया संख्या मान लो 8 गुणित k, यहां आप बता दीजिए कि k बराबर है 3n के। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं चूंकि संख्या 8 के गुणा के रूप में प्रदर्शित है, अतः संख्या का एक गुणनखंड 8 होगा। सीधी सी बात है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी प्रश्न और इस पूरे अध्याय का भी आखिरी प्रश्न। क्लियर हो गया बात? चलिए तो इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या बोला गया? प्रश्न सिद्ध करें कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 4 से विभाजित करने पर सदैव शेषफल 1 प्राप्त होता है। दो क्रमागत, यहां सम विषम की बात नहीं की गई है, तो माना कि क्रमागत संख्याएं, माना कि दो क्रमागत संख्याएं 2m 2m धन 1 है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको m और m धन 1 तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था, लेकिन भैया एक को सम और एक को विषम कराना है, तो सम का कुछ प्रदर्शन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? खाली एम लिखूंगा तो सम है कि विषम है पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेरे को ये बड़ी गहराई से रखना पड़ेगा कि हाँ देखो एक सम ही है और एक क्या है, विषम है। क्योंकि लगातार दो ठोलोगे तो एक तो सम दिखेगा दूसरा विषम दिखेगा, और खाली एम लिख देने से आपको यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि एक सम है और दूसरा क्या है, विषम है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो सब सम के लिए हमेशा दुगना ही, मतलब 2 के गुणा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वह अच्छे से प्रदर्शित, हमें पूर्ण रूप से प्रतीत होगा कि वो सम संख्या है। ये सम है और ये एक जोड़ दिए विषम है। प्रश्न बोल रहा है संख्याओं के वर्गों का योग। हम प्रश्नानुसार चल लेते हैं। संख्याओं के वर्गों का एक 4 से विभाजित करने पर सदैव शेषफल 1 प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो चलिए इसको हल करिए। 2 का वर्ग 4 और ये m का वर्ग धन a धन b का पूरे का वर्ग, तो ये आ गया a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b, ये आ गया 4m का वर्ग धन, फिर से क्या आएगा ये 4m का वर्ग धन 1 धन 2 दूने 4m। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सब में 4 कॉमन ले लो। यहाँ बचा m का वर्ग धन, यहाँ m का वर्ग धन, यहाँ m, और ये 1 है अलग से अतिरिक्त बच गया है। अब ये जो संख्या आ रही है आपकी, ये कोई ना कोई हल होके एक नया संख्या बनेगा। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं 4 के धन 1 के रूप। यहां आपको बताना है के बराबर
m का वर्ग धन m। क्लियर हो गया। अब देखो कोई भी संख्या यदि किसी के गुणांक के रूप में है तथा वह अलग से कोई धन के रूप में होगा तो यह वही भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष वाली कहानी है। ठीक, तो क्योंकि यह 4 के गुणज एवं 1 के रूप में है, यहां पर लिखो चूंकि यह 4 के गुणज एवं 1 अतिरिक्त रूप में प्रदर्शित है, अतः 4 से भाग करने पर एक शेष फल देगा। ये 4 के गुणा में है, मतलब 4 से तो भाग होगा ही, तो ये जो बचा हुआ है वही तो शेषफल है ना। तो इसलिए एक हमेशा क्या आएगा, शेषफल आएगा। और इस तरह से ये क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। मतलब 4 के गुणा में लिखकर एक अतिरिक्त आपको दर्शाना था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों को एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इससे पिछले प्रश्नावली के वीडियो नहीं देखे हैं या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले अध्याय का मैं वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।